नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रकाश प्रतिमा होलोग्राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। पहले एवं दूसरे चरण के लिए 500 की संख्या के साथ की जा सकती है चुनावी जनसभा, लेकिन पदयात्रा, रैली और रोड शो पर रहेगा प्रतिबंध। प्रदेश में सख्त निगरानी के बीच आयोजित हो रही है टीईटी परीक्षा। बाराबंकी में परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की जा रही है चेकिंग। और प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। बदायूं और जौनपुर में 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं से की गई अपील। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रकाश प्रतिमा होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी की 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया है। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। प्रतिमा का काम पूरा होने तक उसी स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। होलोग्राम प्रकाश प्रतिमा को 30,000 ल्यूमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और चुनाव आयोग ने कल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक कर आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार कैसा होना चाहिए, इस पर गहन विमर्श किया। उसके बाद जो नए दिशा निर्देश आयोग की तरफ से आए हैं, आइए उन पर एक बार नजर डालते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि 31 जनवरी 2022 तक पदयात्रा, रैली, रोड शो, इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन वहीं राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सार्वजनिक सभा करने की कुछ छूट भी दी गई है। पहले चरण के लिए कहा गया है कि 28 जनवरी से 8 फरवरी तक आप जनसभाएं कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जनसभा में अधिकतम 500 व्यक्ति हों या मैदान की 50% क्षमता के साथ ही आप इसे कर सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से 12 फरवरी तक की अनुमति होगी, लेकिन नियम वही होंगे। वहीं डोर टू डोर अभियान के लिए भी 5 व्यक्तियों की सीमा को बढ़ाकर अब 10 व्यक्तियों के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया जा सकता है। कोविड प्रतिबंधों के साथ ही प्रचार की जो वीडियो वैन्स हैं, उनके लिए भी अनुमति दी गई है। इन वीडियो वैन्स के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार जब आप वीडियो वैन्स का इस्तेमाल करें तो जनता की सुविधा का ख्याल रखें और आवागमन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक सभा करने की कुछ छूट भी दी जा रही है। लोगों तक अपना संदेश, अपने चुनावी वायदे, अपना घोषणा पत्र उनके बड़े बिंदु पहुंचाने के लिए दलों को और प्रत्याशियों को एक और बेहतर मौका दिया जा रहा है। मेरठ में कल प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रबुद्धजनों से संवाद किया और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। श्री शाह ने मेरठ में कैराना, किसान के मुद्दों पर अखिलेश यादव और प्रदेश की पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। मेरठ में प्रभावी मतदाता संवाद को संबोधित करने पहुंचे अमित शाह ने कहा कि पिछले 20-25 साल यूपी में तुष्टीकरण की राजनीति हुई। यहां जो भी सरकारें आईं, एक जाति का भला किया, एक सरकार ने एक बिरादरी का भला किया, लेकिन योगी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास की बात की। जो यूपी पिछली सरकारों ने बीमारू राज्य बना दिया था, वो यूपी आज हवाई अड्डों, एक्सप्रेसवे और विकास का केंद्र बन चुका है। लगभग 1866 करोड़ की सरकारी संपत्तियां माफियाओं से खाली कराकर आज उत्तर प्रदेश की तिजोरी को समृद्ध कर 1866। मैं पूछूं अकेली से आपको, बहन जी, मैं आपको पूछ सकता हूं किसके आशीर्वाद से
ये 2000 करोड़ की संपत्ति माफिया हजम कर बैठे थे। लगभग 45,000 अभियुक्त हमारी सरकार बनने के पहले के गिरफ्तारी नहीं हुए थे। एफआईआर दर्ज हो जाती थी, चलान भी लग जाता था, मगर कोर्ट में पेशी नहीं होती थी। वो 45,000 लोग भागने की जगह थाने में अपनी सलामती ढूंढे। इस प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने करा है। और मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था में हमने ढेर सारा परिवर्तन किया है। 214 नए थानों की स्थापना की है। महिलाओं के लिए अलग पुलिस स्टेशन बना गए हैं, रूम में स्क्वाड बनाई गई है और जनपद में साइबर सेल, साइबर पुलिस थाने और लगभग 1,43,000 नई पुलिस की भर्ती हुई है। ये कोई एक जाति की नहीं है, जिसमें मेरिट था वो सभी को और मित्रों, परिवर्तन कानून और व्यवस्था का जो आया, इसके कारण ढेर सारी उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में अटल चौराहे पर पार्टी के डोर टू डोर अभियान के दौरान कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सभी दलों की जिम्मेदारी है। खराब मौसम के बावजूद भाजपा नेताओं ने घर घर जाकर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से संवाद किया। जनसंपर्क अभियान में लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम उसी की पालना करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में, हर चौराहे पे, और आज भी देखा जाए हम लोग अटल चौक पर जहां पर खड़े भी हैं, तो मैं कह सकता हूं जनता को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और 5 कार्यकर्ताओं ने 5 अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर प्लेकार्ड भी पकड़े थे, जहाँ हमने कहा है बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार दिया रोजगार, वहीं पे गरीब के घर द्वार मुफ्त में पहुँचाया राशन, मुफ्त में बिजली कनेक्शन, मुफ्त में पक्के मकान कि हमने पिछले 5 वर्षों में ईमानदारी के साथ बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार युवाओं को दिया रोजगार। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण कोविड-19 और प्रदेश में 2017 से पहले फैले भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और माफियावाद पर केंद्रित रखा। बाद में मुख्यमंत्री गिरधारी नगर कॉलोनी में लोगों से वार्ता की और पार्टी का हैंडबिल वितरण कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांगा। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रबंधन दुनिया में भारत का सबसे बेहतरीन और भारत जीवन और जीविका को बचाने का सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना प्राप्त कर रहा है। चाहे वह कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, स्याना हो, लोनी हो या फिर सहारनपुर का वह दंगाई जिसने सिखों के खिलाफ 2014 में दंगा भड़काया था, इन सबको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाने का। दूसरी सूची भी आप देखेंगे, ऐसा लगता ही नहीं कि समाजवादी पार्टी की सूची है या किसी ऐसे देश के अंदर चल रहे चुनाव में। आप देख लीजिए दूसरी सूची भी उनकी कैसी है, यानी वो प्रदेश के बारे में उनकी विघटनकारी और दंगाई और अराजकता की उस सोच को प्रदर्शित करने वाली है जिसमें विकास नहीं बल्कि विनाश है, जिसमें शांति और सौहार्द नहीं बल्कि अराजकता और उदंडता है, जिसमें पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने की एक दुरभिसंधि दिखती है। लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन ने ये वंशवादी, परिवारवादी, जातिवादी और विघटनकारी नकारात्मक ताकतों को 2014, 2017, 2019 में अपने वोट की कीमत से सबक सिखाया था। भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, सबके विकास के मॉडल को अंगीकार किया
और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2022 विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा, हर एक की समृद्धि और प्रदेश के सर्वांगीण विकास से आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। आपको बताते चले कि सख्त निगरानी के बीच बाराबंकी जिले में आज शिक्षक पात्रता परीक्षा संपन्न हो रही है। जनपद के 30 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में करीब 23,000 अभ्यर्थी टीईटी की परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत केंद्रों के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की चेकिंग हो रही है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है। गया था, रद्द कर दिया, ठीक हुआ। पारदर्शिता सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री जी ने। दोबारा पेपर हो रहा है, तैयारी का मौका भी मिला बच्चों को, तो दोबारा परीक्षा दे रहे हैं। परेशानी तो होती ही है, एग्ज़ाम की तैयारी किया उसके बाद में कैंसिल हो गया, मगर फिलहाल ठीक है। अब दोबारा देने आ गए तो ये खुशी है कि जो है मतलब अब हम पेपर तो दे रहे हैं, ये तो नहीं है कि पेपर नहीं दे रहे हैं। आज हमारा पेपर है यूपी टीईटी का, जो 28 नवंबर को लीक हुआ था, वही आज पेपर दोबारा कराया जा रहा है। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो पेपर कैंसिल हुआ था वो सही सलामत हो अब की बार। पिछली बार हम लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा। रुक करते हैं फिर से राजनीतिक खबरों की ओर। रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिति सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश में महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करती हैं। मुख्यमंत्री ने उनके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इस अवसर पर अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने भाजपा का चुनाव उनके राष्ट्रवादी नीतियों की वजह से किया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश को बचाने का काम किया है। बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही है। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट हैं। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूँ और खुद महिलाओं के बीच रहती हूँ, महिलाओं के आशीर्वाद से विधायक बन के सदर से रायबरेली को रिप्रेजेंट करती हूँ, और अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। तहफ़्फ़ुज़ योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेके 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम। चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है, जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं को एक अलग सम्मान दिया है सरकार। खुद एक महिला होने के नाते और ज्यादातर मैं इंटरेक्शन अपने क्षेत्र में भी महिलाओं से करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। और मैं बताना चाहती हूं कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूं इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है? किम औषधि? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि।
और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटे के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट न देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर शहर सीट से लगातार 8 बार जीत दर्ज करा चुके कैबिनेट वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शहर के मोहल्ला बक्सरिया, सदर, आवास विकास सहित दर्जनों गांवों में डोर टू डोर अभियान के तहत जनता से भाजपा के सुशासन और विकास के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने लोगों के बीच जाकर अब तक सरकार द्वारा कराए गए कार्यों और जनहितकारी योजनाओं के बारे में अलग अलग बात कर उनसे रायशुमारी करते हुए भाजपा को वोट करने की अपील भी की। कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीनेशन के साथ ही गरीबों को घर, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाओं से लेकर खेती किसानी में किसान सम्मान निधि, सिंचाई आदि में सुविधा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास करना है। कि उत्तर प्रदेश को एक नंबर बनाना है और हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक नंबर बने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा 14वां नंबर था, दूसरा नंबर आ गया। और जैसे आज वैक्सीनेशन है, आज शाहजहांपुर जो है वो दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश में। और हर तरह से उत्तर प्रदेश एक नंबर पर बने, यही एक मुद्दा है। खास तौर से जो जितने भी विकास का पैमाने हैं, उस विकास के पैमाने पर हम खरा उतरें, यही उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। और पीछे के कार्यकाल में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इसी उद्देश्य से को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जल्दी ही हमारा घोषणा पत्र भी आ जाएगा। उधर वाराणसी में कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाराणसी महानगर की तीनों विधानसभाओं में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें मंत्री, विधायक और भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। कोविड के चलते चुनाव आयोग द्वारा रैली, रोड शो पर लगाई गई रोक को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ शहर के प्रमुख चौराहों से किया, जिसमें पार्टी के 5-5 कार्यकर्ता हाथों में लिए झंडे लहराकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। घर घर जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने पूरे 5 साल किया है, पूरे 5 साल घर गई है। इसलिए घर घर जनसंपर्क भी विधिवत रूप से शुरू होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऑलरेडी 5 साल जनता के दरवाजे जाते रहे। चुनाव घोषित है और चुनाव आचार संहिता का हम अनुपालन कर रहे हैं। कोरोना आचार संहिता का अनुपालन करते हुए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी हम लगाए हुए हैं। और हम एक चुनाव आयोग का निर्देशन है कि 5 आदमी झंडा लेकर चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये तय हुआ कि बनारस शहर के विभिन्न चौराहों पर हम लोग 2 घंटे 4 से 6 बजे तक हम खड़े रहेंगे और झंडे के साथ और जनता से सिफारिश करेंगे, जनता से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दिखाने का निवेदन करेंगे। हमने एक सीमित दायरे में अपने 5 कार्यकर्ता 5 झंडा लेकर के आज से प्रचार प्रसार अभियान की श्री गणेश, जैसा कि प्रदेश नेतृत्व ने हमको कहा था उसके अनुसार हम लोग आज शुरू किए हैं कि हम 1 घंटे का समय जो है चौराहे पर 5 झंडा लेकर के हमारे 5 कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और आज से श्री गणेश करेंगे अपने चुनाव अभियान की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मथुरा में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा जीतेगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूपी में 300 से अधिक सीट जीतकर भाजपा की दोबारा सरकार बनेगी। यूपी में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों के कारण प्रदेश की जनता भाजपा को चुनने जा रही है। यूपी की जनता और कार्यकर्ताओं के दम पर ही यूपी को जीतेंगे। चुनाव राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। उनको बेहतर स्वास्थ्य की सेवाएं हमको देनी है, हमको बेहतर शिक्षा देनी है, बेहतर इंफ्रा उनके लिए तैयार करना है। अभी 5 साल में तो हमने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में, सड़क में एक बेहतर काम किया है। एक स्टोन तैयार किया है। आने वाले समय में उसको भव्य इमारत का स्वरूप देना है। तो इसलिए आने वाली जो उत्तर प्रदेश के जो हमारे बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले, सबको शुद्ध पीने का पानी मिले, हर घर तक सड़क पहुंचे, बिना किसी भी व्यवधान के 24 घंटे बिजली लोगों को मिले। तो ये चुनाव आने वाली हमारी पीढ़ियां उनके बेहतर भविष्य के लिए है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया, उस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को गुंडों से मुक्त किया। तो अब उत्तर प्रदेश गुंडई नहीं चाहता, अब उत्तर प्रदेश गवर्नेंस चाहता है, सुशासन चाहता है। अब लोग अंधेरे में रहना पसंद नहीं करना चाहेंगे, अब लोग उजाला चाहते हैं। अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोग चाहते हैं। तो जर्जर व्यवस्था जो थी 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस जर्जर व्यवस्था को हम लोगों ने पटरी पर लाने का प्रयास किया है। और अब बात मतदाता जागरूकता की। दरअसल बदायूं में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 100% मतदान करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बदायूं में द्वितीय चरण में 14 फरवरी को 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के द्वारा पिंक एक्सप्रेस चलाई जा रही है। सभी विधानसभा में ऐसे बूथ जहां पे विगत चुनावों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम रहा है, उन विधानसभाओं में उन बूथों पे हम लोगों ने विशेष वाहन और विशेष महिला कार्मिकों के द्वारा यह अभियान चलाया है, जिसको हमने पिंक एक्सप्रेस नाम दिया है। कुल प्रत्येक विधानसभा में 2-2 टीम बनाई गई है और ये टीम प्रत्येक दिन 2 से 3 गाँवों में जाएंगी। उन गाँवों में जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगी, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो गांव की अन्य महिलाएं हैं, जो लड़कियां अभी पहली बार वोटर्स बनी हैं और गांव के जो अन्य नागरिक हैं, इन सभी लोगों से बात करेंगी और इनको बूथ पे आने के लिए, मतदान करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। दरअसल विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इसी कड़ी में जौनपुर जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़े, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसके क्रम में आज कलेक्ट्रेट परिसर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि एक एक मत बहुत जरूरी है। 7 मार्च को जनपदवासी भारी से भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करके मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें और जनपद के मतदान प्रतिशत में वृद्धि लाकर अपना योगदान दें। एक्सप्रेस बस में मतदाता जागरूकता स्टिकर, बैनर, मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस हम लोगों ने निकाली है, वो भी इसी उद्देश्य के साथ निकाला है कि भारी से भारी संख्या में लोग मतदान करें। पिछले विधानसभा के चुनाव में और अन्य चुनावों में जो हम लोगों ने देखा है कि बहुत कम टर्नआउट रहा है। 2017 में 60% से नीचे हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा था। इसका मतलब कि अभी बहुत बड़ी आबादी है जो कि मतदान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रही है। तो हम लोगों का ये इस बार लक्ष्य है कि 100% मतदाता घर से बाहर निकलें और अपने प्रत्याशी पसंद हो नापसंद हो जो भी हो, नोटा का भी ऑप्शन उनको बताया जा रहा है, वो अपने मतदान का प्रयोग करें। लोकतंत्र में ये जो महत्वपूर्ण अधिकार उनको दिया गया है, इसका प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। इसी अपील के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन अभियान में मिर्जापुर प्रदेश में 9वें स्थान पर है। जनपद के सभी विकास खंडों के स्वास्थ्य इकाइयों एवं अन्य विभाग के सहयोग से 18 वर्ष से अधिक आयु के 18,55,028 नागरिकों का प्रथम डोज टीकाकरण 100% लक्ष्य पूर्ण हुआ। साथ ही 62% द्वितीय डोज का टीकाकरण किया गया है, जबकि 15 से 18 वर्ष के टीकाकरण के लक्ष्य का 1,75,121 के सापेक्ष 15,173 लगाए जा चुके हैं।
इसमें हम 100% अचीवमेंट अपना कर चुके हैं। 18,55,000 से ऊपर हमारा टारगेट था फर्स्ट डोज का, जिसको हम 16 तारीख को अपना पूरा कर चुके हैं आप लोगों के सहयोग से। और द्वितीय डोज में भी हम लोग का जो प्रतिशत है वो आज की तारीख में लगभग 67% हम लोग अचीव कर चुके हैं। अभी मौसम बदला है, सर्दी जुकाम से पीड़ित लोग आते हैं, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और सैनिटाइजर का उपयोग कर ही रहे हैं, दूरी बना के रहते हैं, सावधानी के साथ चेहरे पर मास्क भी लगाते हैं। मैं 16 साल का हो चुका हूँ, इसलिए मैं कोविड वैक्सीन लगवाने आया हूँ। इससे हम लगवाएंगे जिससे हम भी सुरक्षित, मेरा भारत भी सुरक्षित और पूरे देश भी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों लगवा चुका हूँ। इससे हमें और सभी को सुरक्षित हूँ और सभी कॉलेज में सब बच्चे लगवा चुके हैं, इसलिए हम भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। इसलिए सभी लोग वैक्सीन दोनों डोज लगवा लें। बहुत अच्छा लग रहा है, हमको तो लगता है सबको भी लगवाना चाहिए और वैक्सीनेशन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा, कोरोना से बच सकेंगे। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बागपत, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, संभल, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, अमेठी, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, एटा, बदायूं और मुरादाबाद के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर हवाओं के तेज चलने का अनुमान भी लगाया गया है। ये हवाएं 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। कोहरे और निचली सतह के बादलों के चलते प्रदेश के मैदानी इलाकों में पिछले एक सप्ताह से गलन भरी सूखी ठंड पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, जबकि बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रकाश प्रतिमा होलोग्राम प्रतिमा का करेंगे अनावरण। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। पहले एवं दूसरे चरण के लिए 500 की संख्या के साथ की जा सकती चुनावी जनसभा, लेकिन पदयात्रा, रैली और रोड शो पर रहेगा प्रतिबंध। प्रदेश में सख्त निगरानी के बीच आयोजित हो रही है टीईटी परीक्षा। बाराबंकी में परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत केंद्रों के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की जा रही है चेकिंग। और प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। बदायूं और जौनपुर में 100% मतदान करने के लिए मतदाताओं से की गई अपील। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात। कोरोना का खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में एक बार फिर सामने है, इसलिए मास्क जरूर पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ से बचें और समय समय पर हाथों को धोते रहें। नमस्कार।